नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइन्स में बातचीत एक ऐसे जनप्रतिनिधि से जिन्हें रक्तदान के लिए पहचाना जाता है, अंगदान के लिए पहचाना जाता है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पहचाना जाता है और पक्ष हो चाहे विपक्ष, हर सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भूमिका अदा करने के लिए पहचाना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है पाली के विधायक श्री ज्ञानचंद पारख से। ज्ञानचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक 360 पर। धन्यवाद आपका। सिविल लाइन्स में आपकी बहुत चर्चा होती है। सरकार कोई भी हो, सुरक्षा योजनाओं को लेकर के जब भी योजना बनती है, योजना आकार लेती है, तो एक नाम उभर करके आता है, वो आपका नाम आता है। मेरा प्रयास यही रहा है कि जो दबा कुचला पिछड़ा तबका है, उनको किस प्रकार से आगे की पंक्ति में खड़ा किया जाए और उस नाते जहाँ जैसी जानकारी मिलती है उस तबके की बात मैं विधानसभा के जरिए सरकार तक पहुँचाता हूँ और उनके हालात बताकर सरकार से आग्रह भी करता हूँ कि उनके उत्थान की, उनके कल्याण की योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार की ओर से आनी चाहिए। और चूँकि मेरी बात अच्छी होती है, सरकार को लगता है ये सही कह रहा है, तो सरकार मेरी बात सुनकर मानती भी है और उसको लेकर सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चालू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रो पुअर माना जाता है, प्रो पीपल माना जाता है। सोशल सिक्योरिटीज को लेकर के जो योजनाएं शुरू की गई उनके लिए भी उनको पहचाना जाता है। लेकिन जब वो निःशुल्क दवा योजना शुरू करते हैं तो बीच बहस में विधानसभा में आपका जिक्र करते हैं, यानी वो मानते हैं कि आप उसमें प्रेरक बने। मैंने विधानसभा के पटल से कई बार उनको आग्रह किया था कि कई गरीब व्यक्ति ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी में अपना इलाज अपने पैसे से नहीं करवा पाते, उनको दूसरों को मोहताज रहना पड़ता है, कहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है, कहीं हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। बीमारी के अभाव में कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं मरे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने विधानसभा में उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना और जब उन्होंने इस बात की घोषणा की तो मेरी और इंगित करके उन्होंने कहा था कि पारिक साहब, आप तो ताली बजाओ, आप ही सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे। पर मैंने उस समय उनको कहा कि आपने ये योजना चालू की है, उसके लिए धन्यवाद, पर आज के समय में दवा से ज़्यादा जांचें महंगी हो गई है, तो आप जांच भी निःशुल्क करो, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो बाद में उन्होंने जांचें भी निःशुल्क की। रक्तदान के लिए भी आपको पहचाना जाता है। कहते हैं कि ज्ञान जी और कहीं मिले नहीं मिले, अस्पताल में ज़रूर मिलेंगे। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मेरे पिताजी पाली के बहुत बड़े समाज सेवी है, उनकी बहुत इज्जत भी है, सम्मान भी है समाज सेवा के क्षेत्र में। गीसूलाल जी पारख जी। तो जो ही मैंने एजुकेशन ख़त्म किया तो मेरे मन में इच्छा थी, पिताजी का इतना नाम है, मैं भी कुछ अच्छा करूं जी। तो युवाओं की टीम मेरे पास थी, मैं युवा नेता था, छात्र नेता था जी। अच्छी संख्या में मेरे युवाओं में सहयोगी थे जी। तो मुझे लगा ये काम हम आसानी से कर सकते हैं जी। और उस समय रक्तदान का प्रचलन नहीं के बराबर था जी। उस समय मैंने काम चालू किया और ये 90 के दशक, ये मेरे 84 की बात है, 84 में मैंने चालू किया था जी, वही 90 का दशक। हाँ, और मैंने पहले ही वर्ष में लगभग 1000 यूनिट डोनेट करा के आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी जिसको आवश्यकता होती थी जी। उसको रक्त उपलब्ध कराया। यहाँ तक मैंने जोधपुर भेजा है, दिल्ली भेजा है, जयपुर आदमी को भेजा है। फिर चूँकि इस काम में लोगों की दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला, लोगों ने मेरी तारीफ चालू की, तो मुझे लगा ये तो अच्छा काम है, करना चाहिए। और एक सुकून भी होता है, एक सुकून। तो ये सिलसिला चालू रहा और जब तक अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार चेयरमैन बना, उस समय मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था ज़्यादा। 1994 में, क्या 94 में पाली की जनता ने मुझे पहली बार चेयरमैन सिर्फ मेरे रक्तदान के कार्य को देखकर कि खून वाले ज्ञान जी खड़े हुए हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत मदद करते हैं लोगों की, और बीजेपी का बोर्ड बन गया, मैं चेयरमैन बन गया। तो लोगों की दुआ का असर है, मेरे काम की वजह से दुआ मिली, तो रक्तदान को मैं भूल नहीं सकता, अब भी करता हूँ मैं। आप नगर परिषद के सभापति भी रहे और विधायक भी रहे 1 साल तक करीब। हाँ, ये उसी दौरान आप विधायक बने 98। हाँ, मेरा भाग्य है कि 94 में मैं सभापति बना और 98 में भैरू सिंह जी हमारे नेता थे, उन्होंने मुझे एमएलए का टिकट दिया और मैं जीत गया। 1 साल का कार्यकाल बराबर 365 दिन का मैं चेयरमैन के पद पर भी रहा और मैं विधायक भी रहा।
उसके बाद में कानून आ गया, अब दोबारा कोई 2 पद पर रह नहीं सकता, पर मेरा भाग्य है कि मैं दोनों पदों पर 1 साल तक लगातार रहा हूँ। पाली की पहचान मूलचंद डागा रहे संसद में, और जब मूलचंद डागा खड़े होते थे, बाल कवि बैरागी खड़े होते थे, तो कहते हैं कि संसद में सन्नाटा छा जाता था उनको सुनने के लिए। उस शख्सियत को की राजनीति को आपने लगभग खत्म किया, कांग्रेस की राजनीति को। वहाँ पर आप लगातार 5वीं बार वहाँ से विधायक जीते। उससे पहले पुष्पा जी थी, पुष्पा जैन वहाँ पे बड़ी आक्रामक नेता के तौर पर थी, लेकिन आक्रामक अंदाज मूलचंद डागा जी का था, आक्रामक अंदाज पुष्पा जी का था, और आपने राजनीति जो है उसकी धारा बदली, सेवा की तरफ उसको लेकर के गए। और कहते हैं कि आपने जितने हार्ट के ऑपरेशंस कराए ललित किशोर चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर के, वो भी अपने आप में प्रेरक रहा। ये सही है कि मैंने सेवा की राजनीति ज़्यादा की, काम की राजनीति ज़्यादा की। वैसे मैं आक्रामक भी रहता हूँ विधानसभा में, कहीं लगता है कि सरकार के पार्ट में बहुत बड़ी कमी है, वरना सरकार को मैं काम के माध्यम से समझाइश के जरिए काम करवाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक हार्ट के ऑपरेशन की बात है, तो ये मैंने जब पहली बार एमएलए बना तो पाली में चूँकि अस्पताल में मेरे जाने का सिलसिला लगातार रहता था, तो कोई ऐसा काम जो यहाँ भी मैं अस्पताल के जरिए कर सकूँ, तो मैंने ये हार्ट के ऑपरेशन का काम चालू किया। ललित किशोर जी चतुर्वेदी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जब एक बार काम चालू करता हूँ तो फिर काम का दायरा कितना हो, सीमा कितनी हो, उसको मैं देखता नहीं हूँ। मैंने पिछले इन वर्षों में, जब से मैंने 98 में बना हुआ 24 साल हो गए, मैंने 2500 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी। 2500, 2500 के आसपास करीबन करवा दी, और बड़ी सहजता से। ऐसा नहीं कि मरीज को मैंने सिर्फ आर्थिक सहायता दे दी, हम मरीज के साथ बाकायदा हर पल पर खड़े रहकर काम कराते थे। उनको यहाँ तक साथ लाना, अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाना, भर्ती कराने के बाद में डॉक्टर को दिखाकर उनकी जांचें लिखवाना, जांचें निःशुल्क हो जाए उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद में जो राशि चाहिए तो सीएम कोष से, पीएम कोष से वो राशि दिलवाने के लिए सारे पेपर तैयार करना, और उसके बाद में जो शेष राशि बचती है उसमें वो क्या कर सकता है और हमको क्या करना है, वो सारा काम हम करते थे। उसका ब्लड भी अरेंज कराना, ये सारा काम। अब तो ये वसुंधरा जी ने जब भामाशाह योजना चालू की है तो ये काम सारा सहज काम हो गया। अब तो पैसे के लिए हमको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना पहले यह हालत ये थी कि अगर किसी की इको जांच लिखी है तो 2-2.5 महीने बाद की तारीख मिलती थी, 2-2.5 महीने बाद की। आपका पैसा जमा है, आपका ब्लड जमा है, उसके 6 महीने बाद ऑपरेशन की तारीख मिलती थी। पर मेरे संपर्क ऐसे हो गए थे डॉक्टरों से मेरे काम को देखकर कि मेरे वाले मरीजों का इको भी वो उसी दिन कर देते थे, और ऑपरेशन की तारीख भी मेरे मरीजों को जल्दी दे देते थे। पर अब तो बहुत बड़े बड़े सेंटर हो गए, तो अब जो पहले भागदौड़ होती थी उससे बच गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए मरीज आते हैं उनके ऑपरेशन करवाते हैं। ललित जी ने एक पूरी टीम बनाई थी राजस्थान में। ललित किशोर चतुर्वेदी जी थे, रघुवीर सिंह जी कौशल थे, और महावीर विकलांग सहायता समिति का जो दफ्तर था एसएमएस हॉस्पिटल में, वहाँ से ये सब चीज़ें ऑपरेट होते थे। आप उसी टीम का हिस्सा रहे, आपने अलग नहीं से? मैं बिल्कुल अलग था उनसे। मैं उनकी मदद लेता था, कहीं अटकता था तो उनकी मदद लेता था मैं। रास्ता उन्होंने ही दिखाया मुझे कि इस डॉक्टर से मिलो, कुछ राशि चाहिए तुम्हारी विकलांग सहायता समिति आपको कुछ राशि मरीज के लिए दे देगी। रास्ता उन्होंने दिखाया, पर उसके बाद में मैं अपने स्तर पर अकेले ही इस काम को लेकर रहना चला। सुकून किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मिला? राजनीति में तो आप लंबे वक्त से हैं। सुकून सेवा से मिलता है, मदद से मिलता है। और अभी राजनीति में मेरा मुश्किल से 20 या 25% वक्त गुजरता होगा, 75% वक्त मैं सेवा के कार्य में लगाता हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके वहाँ पाली में थे कार्यक्रम में, और वहाँ संबोधन में उन्होंने आपका बार बार जिक्र किया, आपकी सेवा का जिक्र किया। तो लोगों को ये भी लगता है कि कहीं न कहीं एक सपोर्ट आपकी जीत में उनका भी रहा होगा। उन्होंने मेरे काम का समर्थन किया है, जो मैं काम करता हूँ, जो मेरी छवि है, तो वो तो पब्लिक के बीच में उनको बतानी पड़ेगी, क्योंकि पाली की जनता को पता है कि ये व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो मेरे विरुद्ध बोलने की बात तो पैदा ही नहीं होती। और मेरे काम को लेकर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहा है, मेरे स्नेह भी रखते हैं। जाता हूँ तो मेरे काम का भी इनकार नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि मेरा सपोर्ट करते चुनाव में। मेरा चुनाव में सपोर्ट तो मेरा जो अपना वर्क है ना, उसके बूते होता है। और हर बार आपका चुनाव होता है और भीमराज भाटी एक उम्मीदवार होते हैं आपके सामने हारने वाले, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे कांग्रेस से हों, तो ये भी एक संयोग है। हाँ, ऐसा संयोग शायद किसी के साथ नहीं होगा। 5 बार मेरे सामने वो हारे हैं, 2 बार कांग्रेस की टिकट पर और 3 बार निर्दलीय, दूसरे नंबर पे वही रहे। और जीत का अंतर मेरा हमेशा बड़ा है। मैंने पहला चुनाव 3500 वोटों से
दूसरा 6.5, तीसरा 7.5, चौथा 13.5 और पांचवा 19.5 से लगातार उनको मैंने वोटों के मामले में उनको ज़्यादा वोटों से हराया है। और पिछला रिकॉर्ड आपने तोड़ा अपना। हाँ, तो इस बार भी आपको उम्मीद है कि? निश्चित रूप से कोई भी सामने आएगा। जी मैं मेरे जीवन के सबसे श्रेष्ठ काल ये 4 साल समझता हूँ, जिसमें मैंने अधिकतम काम किया है। चाहे कोरोना हो, तो कोरोना में जो मैंने काम किया है, शायद मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, देश में ऐसा काम कहीं नहीं होगा जो हमने पाली में कर दिखाया है। और बहुत प्रामाणिकता से काम किया हमने। 54,000 परिवारों को तो हमने किट दिए हैं राशन के, जब ये लॉकडाउन था। उसके बाद में जब पूरे देश में पैदल चलकर अपने गांव तक जाने वालों का सिलसिला चालू हुआ ना, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी परेशान थी, तो हमने पाली में संकल्प लिया कि पाली के इलाके से कोई भी व्यक्ति कहीं पैदल जाता दिखेगा तो हम उसको गांव तक पहुंचाएंगे। और हमने लगभग अपने साधन से और हमने 35 बसों के माध्यम से, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जहां भी हमको लगा यहाँ इतने यात्री को भेज सकते हैं, हमने भेजा उनको। 3 ट्रेनें जो हमारे पड़ोसी राजस्थानी है, जो बाहर परेशान होते हैं, उनको कोई लाने वाला नहीं था। शायद विधायकों ने इसमें रुचि ली नहीं, सरकार भी वो काम नहीं कर पाई। मैंने चेन्नई से एक बेंगलोर से, एक बॉम्बे से ट्रेनों के माध्यम से लगभग 5400 यात्रियों को पाली या पाली के आसपास के क्षेत्र में लाने में सफलता प्राप्त की। और उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सारा हमारा काम किया और हमने वहाँ किनको लाना है, कैसे लाना है, उसकी लिस्टिंग हमने पाली में बैठ कर की, ऑनलाइन सारी की सारी। और इसमें भी सहयोग देखें आप, एक भी ट्रेन में ऐसा नहीं है कि कुछ यात्री हमने पीछे छोड़ दिए। जितनी 1800 सीट है, तो 1800 या 1854 यात्री हमारे हैं और किसी में हमारी सीट खाली नहीं रही। कोविड और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। और जो भी यात्रा हमारे माध्यम से इस ट्रेन से आया है, उतरा तो उसने दुआ दी कि बारात में जैसी सुविधा नहीं होती, वैसा नाश्ता, खाना, पानी हमको समय समय पर आपकी ट्रेनें मिला है। वरना सरकारी ट्रेनों में जो लोग आए, किसी को पानी नहीं मिला तो किसी को खाना नहीं मिला, कभी आधी ट्रेन आई तो कभी संख्या ज़्यादा हो गई, पर हमने वैश्विक तरीके से काम किया। तो हमने सारे, और अस्पतालों में बहुत बड़ा काम किया। दोनों कोविड काल में जितने भी मरीज भर्ती है, प्लस डॉक्टर या चिकित्सा स्टाफ, सुबह का नाश्ता और दोनों समय का एक अच्छा खाना जैसा मैं घर पे खाता हूँ, हमने लगातार उपलब्ध कराया सही समय पर, सेवा समिति पाली के माध्यम से। उसके अलावा जो मेडिसिन की व्यवस्था कहीं नहीं थी। हम खुद टीवी में देखते थे कि दिल्ली में मेडिसिन नहीं है, बॉम्बे मेडिसिन नहीं है, वहाँ स्टोर के बाहर कतारें लगी है। हमारे पास सारी मेडिसिन की व्यवस्था उपलब्ध थी। हमने यहाँ तक कि अगर कहीं बाहर हमको लगा कि यहाँ ज़रूरत है हमारे किसी परिचित को, तो हमने पूना, सूरत, बॉम्बे तक दवाई भेजी यहाँ से। ये मैकेनिज्म कैसे बन पाया? आप कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी ने आपको उस ट्रांसपोर्टेशन में मदद की, बाहर से लोगों को लाने में मदद की, बाकी दवा वाला, और ये किस तरह से मैकेनिज्म बन पाया? जनता ने बहुत सेव दिया। और चूंकि मैं दवा क्षेत्र से वर्षों से जुड़ा हूँ, तो मेरे कंपनियों से भी अच्छे संपर्क हैं। मैं साल की लगभग 1 करोड़ की दवाइयाँ लोगों को फ्री देता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ कि आने वाले कल में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि अपन ले लें इसको पहले ही। हो कुछ व्यर्थ चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर ये उपयोगी की भी साबित हो सकती है। और वो हमारा निर्णय बहुत परफेक्ट रहा। जैसे फेविफ्लू गोली है, मैं खुद देख रहा हूँ कि दिल्ली के स्टोर में टीवी में आ रहा है कि दवाई नहीं मिल रही और मेरे पास अच्छी संख्या मौजूद। मैंने डॉक्टरों को, जोधपुर डॉक्टरों को ये सारी उपलब्ध करी है। मैंने रेमडेसिविर सूरत तक भेजे हैं। बाद में मैंने खुद ने बड़ी मुश्किल से हासिल की, लेकिन शुरुआत में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक था। और आप सरकारी आंकड़ा देखेंगे ना, तो सरकारी आंकड़े में पूरे राज्य में सरकारी अस्पताल में कोविड से मरने वालों का जो फिगर है वो 2.93% रहा। हमारे पाली का 0.97। मैं खुद कोविड के दौरान प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना, मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भाई आप ऐसे नियम तोड़ रहे हो, प्रोटोकॉल तोड़ के अस्पताल में प्रत्येक मरीज से रोज मिलकर उसकी चिकित्सा कैसी हो रही है, उसकी जानकारी रखकर क्या उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उस तरह की चिंता करता था। उसी का परिणाम है कि हमने बहुत जानें बचाई। और इसमें ईश्वरीय शक्ति तो अब साथ है ही। ये सारी ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर ही कहीं ना कहीं काम के लिए प्रेरित करता है।
ईश्वर ही दिमाग में लाता है कि आपको ये दवाई पहले परचेज कर लेनी चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। और ईश्वर ने दानदाताओं को भेजा। मेरे यहाँ दानदाताओं की लाइन लगी रहती थी पैसा देने के लिए मेरे काम को देखकर। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मदद है। और मैं कई बार कहता भी हूँ, काम करते रहो, ईश्वर ऊपर बैठा बैठा झक नहीं मारता है, वो अपना आपके काम को ना कैसे करना है उसमें आपकी मदद कर देगा। और हुई वो। ज्ञानचंद पारख, आपके परिवार में एक माहौल मिला। आपके पिता जो है वो पाली के नहीं, मारवाड़ के बड़े समाज से भी माने जाते हैं। वो कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे इस सेक्टर में काम करना चाहिए? बचपन में अगर कोई ऐसी कोई। मैंने कहा ना, मेरे पिताजी की प्रेरणा थी। जी पिताजी के बारे में सुनता था लोगों से, क्या आपके पिताजी इतने अच्छे हैं, कहीं उनकी तारीफ होती थी। जी तो मन में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि पिताजी का नाम मैं ऊपर कर सकूं। और कर रहा हूँ, क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो पालनहार योजना है और भी दूसरी योजनाएं हैं, वो भी उनका जो जन्म हुआ उसके पीछे आपकी विधानसभा की बहस रही। बिल्कुल ये सही है कि जो पालनहार योजना है मेरा ही प्रयास रहा, क्योंकि मैं शुरू से गरीबों से बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ा हूँ। व्यक्तिगत लाभ की जितनी भी सरकारी योजना है, पूरे राजस्थान का आप फिगर देखेंगे ना, तो मेरा पाली आपको पहले नंबर पर मिलेगा। और उस दौरान आता था कि विधवा को पेंशन मिल रही है, पर वो मात्र 500 रुपये, उसके 3 बच्चे हैं, तो 500 रुपये में 3 बच्चों का पालन होना मुश्किल है। तो विधानसभा के जरिए सरकार को बार बार इस बात के लिए आग्रह किया कि हमको विधवाओं के बच्चों के लिए भी कोई ना कोई राशि की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ, चाहे वसुंधरा जी है चाहे अशोक जी है, दोनों ने मेरी बात को सुना और बाद में इस योजना को चालू किया। उसी प्रकार जो नवजीवन योजना है वो भी मेरा ही प्रयास रहा। ये जो जातियाँ हैं जो अवैध दारू के धंधे में लिप्त हैं, अवैध दारू के धंधे में लिप्त जातियाँ, और आज भी इस युग में आज़ादी के लगभग उस समय 65 साल हो गए थे, एक बिल्कुल गंवार जाति की भांति, पिछड़ी जाति की भांति या जंगली जाति की भांति शहर में निवास करती थी। क्योंकि दारू की वजह से न तो उनका कोई एजुकेशन था, न कोई और संस्कार थे। तो इन जातियों की बात मैंने सरकार तक पहुंचाई कि इन जातियों के लिए हमको कोई ना कोई अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार पहुंची, हाँ, और उसका परिणाम भी आया कि सरकार ने मेरी बात पर सारी स्टडी करी, उनको लगा ये होना चाहिए, तो ये योजना चालू हुई। तो आज उसका परिणाम बहुत अच्छा है। आप सासी जाति के लोगों को पाली में देखेंगे ना, तो जिनके बच्चे कई दिनों तक नहाते नहीं थे, 4-5 साल की उम्र के बच्चे कई बार कपड़े तक नहीं पहनते थे, दातुन क्या होता है, पढ़ना लिखना क्या होता है ये जानते नहीं थे। आज वो बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में, एक जैसे बहुत ही एजुकेटेड परिवार के बच्चों ना उसकी भांति बात करते, इंग्लिश में बात करते हैं वो। तो आपने सबके साथ काम किया, भैरव सिंह जी के साथ काम किया। भैरव सिंह जी आपको राजनीति में जो सक्रिय राजनीति है विधानसभा में लेकर के आए। गहलोत साहब के साथ भी आपने काम किया विधानसभा में, वसुंधरा जी के साथ भी काम किया। उनकी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अपील करती है उस लिहाज से? भैरू सिंह जी की गरीब कल्याण की योजनाएं जो है, चाहे अंत्योदय है या गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करने के लिए जो भी उन्होंने काम किया, मैं भी उसी मानसिकता का रहा लगभग। तो वहाँ से तो सीखा ही मैंने। वसुंधरा जी के भी महिलाओं के प्रति, जैसे विधवा पालनहार है, तो बहुत अच्छी भावना रही उनकी। पिछली बार महिलाओं ने जो, वसुंधरा जी ने जो श्रमिक कल्याण की योजना चालू की, जिसमें श्रमिक की बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो श्रमिक कल्याण योजना है उसको लागू किया, तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अशोक जी ने चाहे निःशुल्क दवा की या नवजीवन योजना चालू की, तो सारे उन्हें कुछ ना कुछ किया है। सब सरकारों ने एक एक कदम आगे बढ़कर, जैसे वसुंधरा जी भामाशाह योजना लेके आए थे, 3 लाख तक का इलाज किसी भी व्यक्ति का फ्री हो जाए जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, तो अशोक जी ने उसको आगे बढ़ाया चिरंजीवी योजना के नाम से। पर शुरुआत वसुंधरा जी की, तो शुरुआत अशोक जी ने ये की कि निःशुल्क दवा की, तो कहीं ना कहीं उस क्रम को लगातार आगे बढ़ा। और राजस्थान आज देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां निःशुल्क दवा के मामले में, चाहे चिरंजीवी योजना के माध्यम से या खाद्य सुरक्षा योजना में जो नाम जुड़े हैं उन परिवारों को वैसे ही जो चिकित्सा का लाभ मिल रहा है, शायद कहीं भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए, हाँ, बहुत अच्छी योजना है। और इनके पीछे आपका नाम आता तो कितना खुशी होती है कि उन तबकों की बात जो वाकई में सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, कहीं कमी रही है, उसकी वजह से इनके कल्याण की योजना जो पहले बन जानी थी वो बनने में देरी हुई है, और वो बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, तो मुझे खुशी होती है, सुकून मिलता है।
कभी अफसोस होता है कि 5 बार से आप विधायक हैं, अगर भूमिका और बड़ी होती, मंत्री होते तो आप और बड़ी योजनाएं अपने हिसाब से लागू करो? नहीं नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। मंत्री हूँ नहीं हूँ, एक विधायक के नाते एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर सरकार से वो सारी बातें मनवाई है जो मेरे मन को लगती थी होना चाहिए, और सरकार ने मेरी बात मानी है, इसलिए सारी सरकारों का शुक्रगुजार हूँ मैं। ज़्यादातर लोगों को ये भी लग रहा था कि आप गुलाब चंद कटारिया चूंकि असम के राज्यपाल बन गए तो शायद रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको आगे बढ़ाया जाए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। ये मेरा काम नहीं, ये काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। उनको जैसा पार्टी हित में उचित लगेगा उसको ये दायित्व देंगे, ये उनका काम है। मैं कहीं श्रेष्ठ में हूँ भी नहीं, पर पार्टी जैसा निर्देश देगी कहीं उसमें दिक्कत भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के दौर में क्या अनुभव रहे आपके? पढ़ाई तो आपने पाली में ही की, कॉलेज में? पढ़ाई की, मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हूँ। मेरे मन में आरएसएस के भी बड़े संस्कार है, ये सेवा का काम है तो उसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उस नाते एक एक्टिव व्यक्ति था मैं, सक्रिय व्यक्ति था। और जहाँ कहीं लगता था समाज में कहीं गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उसको रोकने में उस समय भी भूमिका निभाता था। कॉलेज में भी एक अच्छे छात्र नेता के रूप में मेरी अच्छी पहचान थी, अच्छी छवि की पहचान थी, तो अच्छा कॉलेज जीवन भी अच्छा रहा। आप आमतौर पर शांत, सरल, सेवा भाव के तौर पर नजर आते हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें कभी गुस्सा भी आता है? नहीं के बरोबर, कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, पाप होता है, तो थोड़ा मन में गुस्सा आता है कि इसको रोकना चाहिए, और रोकने के लिए कठोरता से कदम भी उठाता हूँ। और पीड़ा किस तरह की चीज़ों पर होती है? पीड़ा होती है समाज में जो ये विकृत देखता हूँ ना, जैसे शोषण को लेकर बहुत पीड़ा होती है। कोई किसी का शोषण करता है तो पीड़ा होती है, भ्रष्टाचार करता तो भी पीड़ा होती है, गुस्सा भी आता है, पीड़ा भी होती है, अति करता है तो भी पीड़ा होती है, और दूसरे की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती है। मेरा आंसू निकल आता है कई बार। वेस्टर्न राजस्थान के बारे में ये माना जाता है कि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव का वहाँ पर, और उन्हीं गणित को देखते हुए कहते हैं कि पीपी चौधरी साहब जो हैं उनको सांसद बनाने की जो भूमिका शुरुआती तौर पर तैयार की वो आपने की, वही आप ही लेकर के उनको रास्ते में। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि उसका पहला चुनाव हम हार चुके थे, उसके बाद में परिसीमन जो हुआ ना उसमें जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था। तो मन में ये रहता था कि मेरी पार्टी विजय हो, मुझे मेरी पार्टी की चिंता है। मेरा व्यक्ति कौन होगा ये मेरा विषय नहीं है, बीजेपी जीतनी चाहिए। और उस समय की फ्रेम में पीपी चौधरी साहब का चेहरा सबसे फिट था कि ये व्यक्ति सीलवी समाज का एक सम्मानित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जनता स्वीकार करेगी, और मेरे फैसले को लोगों ने माना है। और वाकई में उनका कैंडिडेचर आपकी निगाह में था, या जो वहाँ के कास्ट कॉम्बिनेशन है, कास्ट इक्वेशन है? दोनों। वो सीलवी समाज के थे, उनका खुद का अपना व्यक्तित्व था, और उस नाते हमको जैसा कैंडिडेट चाहिए था वो सारी खूबियाँ उनमें नजर आई। तो उनको हमने निश्चित रूप से पार्टी से मिलवाया, और पार्टी को कहा कि भाई ये व्यक्ति अच्छे वोटों से जीतेगा, और वाकई में वही रहा कि लगभग 5 लाख वोटों से वो जीते। सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने एक प्रॉपर लीडर तैयार किया। हाँ। हालांकि ये आरोप भी आप पर लगता है कि आप उसी समुदाय के होने के बावजूद आपने पाली में जैन कम्युनिटी का जो एक सीट बनती थी वो आपकी वजह से खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई समुदाय से जुड़ा नहीं, मैं बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। मेरी पार्टी जीतनी चाहिए, उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन रहेगा वहाँ मेरी नज़र रहती है। मेरा समुदाय या मेरा मिलने वाला उस पर मेरी नज़र नहीं रहती, और उसमें वो सबसे बेहतर चेहरा मुझे वही नजर आया था। आपके निजी जीवन के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा परिवार के बारे में। जैसे आपके पिताश्री के बारे में तो पूरा मारवाड़ जानता है, बाकी क्या बैकग्राउंड है? आपकी वाइफ, बच्चे, वो कितना सहयोग करते हैं आपके इसमें? पूरा सहयोग करते हैं, मेरा परिवार पूरा सहयोग करते हैं। मेरी माताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर था, और जहाँ तक मैं यहाँ हूँ तो मैं मेरी माताजी की तपस्या को मानता हूँ, उनका आशीर्वाद मानता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया होगा तब कहीं मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरी पत्नी का भी पूरा सहयोग है। मेरे घर पे रोज़ के हज़ारों लोग आते, सैकड़ों लोग आते हैं, पर कभी किसी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं। जब भी कोई कहते हैं कि ये आए तो चाय पानी, क्योंकि हमारे यहाँ आना जाने का सिलसिला रहता है, हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छे तबके के लोग, या एक गरीब से गरीब आता है, अमीर से अमीर आता है, सबकी एक भाव सेवा। हेडक्वार्टर है, उसका भी एक हाँ एडवांटेज भी है, और लोगों का आने हाँ, सबकी सेवा करते हैं। कभी वो मना नहीं करती। राजनीतिक कामों से कहीं जाना पड़ता है तो कहीं भी उनकी ओर से
ऐसा नहीं होता कि वहाँ इतने क्यों चले गए, सही हो गए। बच्चे मेरे तीनों हैं, तीनों की शादी हो गई, 2 बेटियाँ हैं मेरे, दोनों अहमदाबाद, दोनों मेरे दामाद जो है सीए है, एक बच्ची सीए है, एक बच्ची एमबीए है। बच्चा मेरे साथ पाली में है, वो काम करता है, वो एमबीए वो है। आपको मदद नहीं, करते राजनीतिक काम बिल्कुल, मेरे घर में राजनीति का काम कोई नहीं करता जी, मेरे को आप छोड़ के। उनकी निराशा है, नाराजगी है, या किसी को रुचि नहीं है, किसी को रुचि नहीं है। जी, हमारा संयुक्त परिवार है, मेरा भाई भी मेरे साथ रहता है, उसका परिवार भी है, जी, हम पूरे प्रेम से रहते हैं। जी, उसको भी राजनीति में रुचि नहीं है। जी। तो मतलब क्या ये माने कि ज्ञान जी के परिवार से भविष्य में राजनीति के लिए कोई तैयार नहीं हो? अभी तो यही सही लगता है कि नहीं है, बच्चे को और बिल्कुल, इतना बच्चे को व्यस्त बिल्कुल रुचि वक्त- नहीं है। इतना व्यस्त वक्त आपके बारे में कहते हैं कि आपको बड़ी चौपड़ जो जयपुर की, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन स्वाभिमान सिंह अस्पताल के हर वार्ड की, हर कमरे की जानकारी आपके पास। सही है, वहाँ मेरे घंटों बीते हैं, दिन में अगर 24 घंटे है तो 10 घंटे सवाई मानसिंह अस्पताल में जो ये मरीजों वाला काम है उसको लेकर बीते हैं। जी, काम से मतलब रखता हूँ, विधानसभा से घर पे, घर से एसएमएस या वापस विधानसभा या सचिवालय, जी, दायरा वहीं तक सीमित रहता है, या कहीं किसी मंत्री के घर जाना हो तो अलग बात है। अनावश्यक काम में समय बर्बाद नहीं करता। तो इतने व्यस्त वक्त में कभी परिवार के लिए वक्त मिल पाता है? नहीं देते ना, ऐसा नहीं देते, जी, देते हैं। कभी फिल्म वगैरह देखते हैं? फिल्मों का शौक नहीं है। जी, कई कब साल हो गए, देखी आखिरी फिल्म? 20 साल हो गए होंगे। जी, वसुंधरा जी ने 1-2 बार देखी थी, वो देखी हमने, जी, उन्होंने खाना दिया था तो वो देखी वो बाकी। विधायक के बतौर। हाँ, वो देखी, बाकी अपनी ओर से फिल्म नहीं देखी कभी थिएटर में जाके। कौन 20-25 पसंदीदा एक्टर कौन रहा आपका? मनोज कुमार, जी, देशभक्ति फिल्मों की वजह से? देशभक्ति की वजह से। और गीत? गीत मुझे सबसे अच्छा लगता है, फिल्मी गीत नहीं है वो, पर मेरे मन का गीत है वो। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, ध्यान अर्पित, ज्ञान अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार कहता भी हूँ। ज्ञान जी को अगर मौका मिले वापस पीछे जाने का, बचपन से वापस जवानी और इसी सेवा में आने का, तो कौन सा काम है जो छूट गया जिसको आप पूरा करना चाहोगे? ये तो जवाब देना मुश्किल काम है भाई, क्यों, ये काल्पनिक बात है, पूरी की पूरी, पूरी काल्पनिक बात है। अब तो आगे बढ़ने वाली बात है, क्या आगे बढ़कर और क्या कर सकते हैं वो करने की सोचते हैं। निगाह आपके आगे की ओर है। क्या चीज़ है जो अभी आपको लगता है कि अब तक हो जानी चाहिए थी? अभी भी समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको वाकई में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कोई विशेष अभियान चलाकर उनको आर्थिक संबल देने का बहुत बड़ा काम बाकी है। मैंने विधानसभा में 295 के जरिए लगाया भी है इस बार भी। जैसे 60 जाति है, तो इस युग में भी वहाँ की युवतियाँ जिस्म फरोशी के माध्यम से अपने परिवार का पेट पालते, कहीं ना कहीं समाज के ऊपर कलंक है ये कलंक है, इसको मिटाना चाहिए। अभी भी कुछ महिलाएं इसमें शामिल हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में। ये इस जाति का पेशा यही है, धंधा यही है, धंधा पेशा यही है। बावरी जाति है तो वो भी बहुत अभाव में ज़िंदगी जी रही है, बहुत गरीबी है उनमें, और ज़्यादातर परिवार अंग्रेजी बबूल काट कर है ना, कोयला अपने बना परिवार, हाँ, कोयला बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। नट है, सपेरे है, कालबेलिए हैं, वो भीख मांग कर, ढोल बजाकर होली पर। तो इन जातियों के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए। हमारा वाल्मीकि समाज है तो वाल्मीकि समाज को भी आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य तौर पर वाल्मीकि समाज को निजी संस्थानों में रोजगार नहीं मिलता, और सरकार ने स्थानीय निकाय छोड़कर बाकी जितने भी सरकारी विभाग हैं वहाँ उनकी नौकरी की संभावना समाप्त कर दी। पहले अस्पतालों में भी बड़ी पोस्टें होती थी जी, वहाँ सारी खत्म करी, सब ठेके पर दे दिया। तो इस समाज के उद्धार के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस समाज के उद्धार के लिए कई बार संदेश दे चुके हैं, और इनको स्वच्छता सैनिक का नाम भी दिया है। और कुंभ के मेले के बारे में आपको पता होगा, जब कुंभ के मेले में इन्होंने बहुत बेहतरीन सफाई व्यवस्था की, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बाद में, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर धोकर एक पूरे देश को संदेश दिया था कि इनका काम सबसे श्रेष्ठ काम है जो हमको गंदगी से मुक्ति दिलाते हैं। और कोरोना काल में भी उन्होंने जो गंदगी से मुक्ति दिलाई है, तो इस समाज के उत्थान के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए कि इनके लड़के मात्र झाड़ू नहीं पकड़े,
बेहतर शिक्षा लेकर बेहतर पदों पर आए, झाड़ू की जगह कलम उनके हाथ। कलम उनके हाथ में आए। क्या जी आपको लगता है कि जो अभी की जो राजनीति है जिसमें वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वोट बैंक को देख करके योजनाएं बनती है, नीतियां बनती है, उसमें इस तरह के तबके जिनका बड़ा वोट बैंक नहीं, जो दबाव की राजनीति नहीं कर सकते, उनकी कभी सुनी जाएगी? यही तो बात पहुंचा रहे हैं कि ये छोटा तबका है, बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पर किसी की नज़र पड़ती नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इनको है मदद की। आवश्यकता इनको ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। चाहे वोट नहीं बढ़े, लेकिन इनका जीवन स्तर बढ़ जाए, उस दिशा में सरकारों को पहले करना चाहिए। आपको मौका मिलता है तो आप पहली प्राथमिकता में इसको करना? हमेशा करते हैं, किया है, और विधानसभा के पटल पर बार बार किया है। कई जातियों को मनवा दिया, कई जातियों को मनवाना बाकी है, तो आने वाले कल में धीरे धीरे सबका मनवा देंगे। ये तो तय है कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप कौन से पोर्टफोलियो में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे जिससे इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ा सकें? ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन ये तो वहाँ उस समय का नेतृत्व जो तय करेगा, मुझे उस भूमिका में खरा उतरना है। पर ऐसा नहीं कि जो पोर्टफोलियो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ही काम होगा। मिलेगा तो भी दूसरे पोर्टफोलियो काम कर सकते हैं, और नहीं मिलेगा तो भी काम कर सकते हैं। पहले किए ना, आगे भी करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मेरा एक काम के बारे में आपको मैं और दे दूँ, जी। जो मेरा अभी का सबसे बड़ा काम है। जी। अभी एक स्वावलंबी भारत अभियान हम चला रहे हैं। पाली उसमें देश का मॉडल बना है। मॉडल ये कार्यक्रम हमारा लघु उद्योग भारतीय संघ की सांघिक संगठन है, उसके बैनर तले। तो हमारी बहन बेटियां जो घर बैठे कोई रोजगार कर सकती है, तो उनको रोजगार देने में सहायता करना। और उसमें पाली में हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हमने 4000 से ज़्यादा महिलाओं को घर बैठे एक सम्मानजनक रोजगार दिया। हमने सम्मानजनक रोजगार। पाली की इंडस्ट्री में सिलाई का काम बहुत है, तो हमने निःशुल्क सिलाई के प्रशिक्षण केंद्र लगाए। उन्होंने सिलाई सीख ली, पर साधन नहीं है, तो बाजार से कम दर पर, चूंकि उनको स्वावलंबी बनाना है, मोहताज नहीं बनाना, इसलिए फ्री में नहीं दिया। ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है 25,000 से लेकर 54,000 तक की, बहुत आसान किस्तों में, कम दर पर और आसान किस्तों में। हम लगभग 1,500 महिलाओं को ये मशीनें दिलवा चुके हैं। और मशीनें दिलाने के बाद में उनको रोजगार मिल जाए तो इंडस्ट्री से बात करके उनको सारा को काम भी दिलवा रहे हैं। तो ये सारी महिलाएं आज की तारीख में 12,000 से लेकर 25,000 रुपये महीने की कमा रही है हमारी इस योजना के माध्यम से। ये क्या स्वयं सहायता समूह? नहीं, ये लघु उद्योग भारती के माध्यम से पूरा का पूरा। इसमें कहीं भी सरकारी कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं चलाता हूँ। इसके अलावा हमारे पाली क्षेत्र में चूड़ी पर नगीने लगाने का काम बहुत बड़ी संख्या, लगभग 50,000 औरतें इस काम से जुड़ी है। ये काम पहले मैनुअली होता था, महिलाएं हाथ से नगीना लगाती थी, उसमें वक्त बहुत लगता था। अधिकांश महिलाएं इसको पार्ट टाइम काम के रूप में करती थी। जिस दिन कोई और काम नहीं है, कहीं शादी में पूड़ी बटने नहीं जाना है, कहीं खेत में मजदूर में नहीं जाना है और खाली वक्त है, तो ये करती थी। जो काम वो मैनुअल करती थी, हमने उसकी मशीन बनवा दी पीछे पड़ के, मैंने दिमाग लगाया। और जो काम वो महिला 35 मिनट में करती थी, उस मशीन के जरिए वो काम मात्र 25 सेकंड में, 25 सेकंड में ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कहाँ 35 मिनट, कहाँ 25 सेकंड। ये काम, ये मशीन पहले कुछ पाली के 1-2 बड़े व्यापारी बाहर से दिखाए थे 1,80,85,000 में। वो हमने हमारे स्तर पर मशीन बनवाई, मात्र 51,000 रुपये में, किस्तों में, आसान किस्तों में उन महिलाओं को दी। हम 350 महिलाओं को ये मशीन उपलब्ध करा चुके हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो महिला पहले रोज के 150-200 रुपये कमाती थी, आज वो महिला 800 से लेकर 1,500 रुपये रोज के कमा रही है उस मशीन के जरिए। इतना बड़ा अंतर। और एक मशीन पर 10 से लेकर 12 महिलाएं काम कर देती है। तो 350 मशीनें दी हमने, उसके जरिए 3,000 महिलाओं को इसको रोजगार जुड़ा है। और आसानी से घर का सारा काम निपटा के सामान्य महिला भी 500-700 कमा सकती है अपनी सुविधा के हिसाब से। हाँ, 4-5 घंटे काम करके। इसके अलावा मेहंदी लगाने में देखा होगा आपने, तो मेहंदी का बड़ा उद्योग है, मेहंदी लगाना हाथों में। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में लड़कों ने ये काम अपने पास ले लिया है। ज़्यादातर यूपी बिहार के लड़के हैं जो मॉल में बैठे रहते हैं या मॉल के बाहर स्टूल लगा कर ये लगाते हैं
जबकि मेहंदी लगाने का काम हमारी बहन बेटियों का परंपरागत है। जी तो हमने हमारी बेटियों को प्रशिक्षित किया जी और उनके जरिए मेहंदी लगाने का एक अभियान चलाया। तो आज की तारीख में जो हमारी 150 प्रशिक्षित बेटियाँ हैं, पाली की अधिकांश महिलाएं उनके माध्यम से मेहंदी लगवाती है और हम उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। ये मॉडल पालिका हमारे आरएसएस की जो बड़ी मीटिंगें होती है, जिसमें माननीय सरसंघ चालक जी आता है खुद, उसमें पाली मॉडल के बारे में आधा घंटा 1 घंटा चर्चा होती है कि पाली में इस प्रकार का काम किस प्रकार से अंजाम दिया गया। और हमारे बड़े बड़े अधिकारी, चाहे संघ के अधिकारी है, चाहे बीजेपी के स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भर भारत के अधिकारी है, इस काम तो एक पाली आए हैं। ये मतलब पूरे देश में एक नज़ीर बन रहा है, मॉडल बन गया, उदाहरण पाली बन रहा है। मॉडल बन गया। इसकी तुलना में इसका 10% काम भी कहीं और नहीं हो पाया। हमने इतना बेहतर काम किया। तो आपका क्या लक्ष्य है आने वाले सालों में? कितनी महिलाएं आप चाहते हैं कि अकेले पाली में जुड़ जाए इसमें? हम चाहते हैं कि हर महिला, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, मात्र पुरुष के कमाई से सारी सुविधा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया और महिलाओं के पास जो फ्री समय होता है अपना घर का, तो जितनी जुड़नी चाहिए हम जोड़ रहे करके सबको जोड़ रहे हैं, निरंतर जोड़ रही है। हमारा काम रुका नहीं है। अभी भी महीने की 25-30 सिलाई की मशीन जाती है, 10-12 ये मशीनें जाती है चूड़ी की, तो लगातार महिलाएं जुड़ रही है। और कोई महिला किसी और काम के लिए भी हमसे सहयोग लेना चाहती है तो काम देखते हैं, तो उसमें आर्थिक मदद, मैं कह रहा हूँ, हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, हम मोहताज नहीं बनाना चाहते उसको कि पैसा दीजिए ख़त्म। नहीं, पैसा तेरा पैसा कम लगाएंगे पर वापस तेरे को पैसा चुकाना है, उसकी भावना भी हम पवित्र करना चाहते हैं। उद्देश्य कि वो मेहनती बने, मोहताज नहीं मेहनती बने और लेना नहीं देना भी सीखे वो, तो उसकी प्रेरणा भी हम देते हैं। अच्छा, पाली का जिक्र आता है, बालोतरा का जिक्र आता है, तो वहाँ के प्रदूषण की चर्चा हमेशा होती है और कहा जाता है कि जो नदियाँ हैं उनको पूरी तरह से उस पानी ने प्रदूषित कर दिया है, अब जहर उगलती है नदी। ये सही बात है कि प्रदूषण की समस्या है, पर इस समस्या को मिटाने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। पहले की तुलना में प्रदूषण काफ़ी कम भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। किसी ज़माने में ट्रीटमेंट प्लांट था ही नहीं, फिर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, 1 लगा, 2 लगा, 4 लगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट हुआ तो कहा कि नहीं ये टर्सरी वाला पानी जाना चाहिए, तो वो भी लगे है। अब है जेडल्टी के ऊपर आ गए, तो एक जेडल्टी का प्लांट पानी बन गया है जिसमें पोल्यूटेड पानी बाहर जाता ही नहीं, वापस सारा का सारा पानी रीयूज होता है। तो इसको मिटाने के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। और चूंकि इंडस्ट्री में लगभग 50,000 परिवार जुड़े हैं, तो इंडस्ट्री को बंद करना उस समस्या से भी ज़्यादा गंभीर समस्या को वापस खड़ा करने जैसा होगा। लेकिन तो आपको पैरेलल काम कर रहे रहे उपाय हो जाएगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वक्त दिया। तो ये थे ज्ञानचंद पारख, जो पाली से विधायक हैं और विधायक के साथ साथ वो एक समाज सेवक के बतौर वहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह के साक्षात्कार और खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।